आपको बहुत सारे यहाँ पर साथी सुनना चाहते हैं, आपकी जर्नी को सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे एक पर्सनल सवाल है, एज ए फाउंडर ऑफ टीम कमांडो। तो कृष्णा मैडम, ओवर टू यू। आज का दिन आपका दिन है, और अगले कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तो हमें देंगे आप। 15 से 20 मिनट में फिर बहुत सारे साथियों के आपसे कुछ सवाल रहेंगे, पर्सनली क्वेश्चन रहेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है। कैंगन की जर्नी का आपका ये आज का सुनहरा मौका शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जीवन को, बहुत सारे युवाओं को एक प्रेरणा दे सकता है, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ओवर टू यू मैम। सभी को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार, प्यार। तो सबको विदित ही है कि मेरा नाम कृष्णा दत्ताचार्य है और मैं आगरा में रहती हूँ और कैंगन में कार्यरत हूँ, प्रेम जी की टीम में, टीम कमांडो में। और मेरा पैशन है इस इंडस्ट्री में काम करने का। इस इंडस्ट्री में कहें तो कैंगन वाटर के कार्यक्रम में जुड़े रहने का मेरा बहुत बड़ा पैशन है। मैं इसका बहुत दिल से फ़ैन हूँ, मैं इस पानी की, और इसमें काम कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ, क्योंकि मुझे आप सब सिर्फ नाम से जानते हैं और आगरा में हूँ और थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बैक में आपको ले जाना चाहूँगी, क्योंकि प्रेम जी भी कहते हैं कि माता पिता को पहले याद करो। तो मुझे भी लगता है कि आज उसकी चर्चा कर देनी चाहिए। तो मेरे पिता सेकेंड वर्ल्ड वार के सेनानी थे और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों समय उन्होंने देखा। और जिन्होंने तमस फिल्म देखी होगी उनको उस काल के बारे में थोड़ा अंदाज़ा होगा कि क्या परिस्थितियां थी। वो बन्नू में पोस्टेड थे और फ्रंट में नहीं रहते थे, वो बैक सपोर्ट देते थे सेना को। वो सेना का जीप और कारें इन सबको मेंटेन करते थे, रेडी फिट रखते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था, आर्मी में थे। उनके पिता लाहौर में जेलर थे, भाई बहन थे, परिवार अच्छा था, सब लोग लाहौर में थे। लेकिन आज़ादी के बाद की कहानी पता ही है कि किस तरह से पलायन हुआ उन हिंदुओं का जो अपने हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते थे, अपने हिंदुस्तान के प्रति समर्पित थे। वो सारे लोगों को वहाँ से पलायन हुआ। उस पलायन में मेरे पिता भी भाग करके मिर्ज़ापुर तक आ गए और भी भाई बहन लोग सब अलग अलग भागे और सब कहीं ना कहीं सेटल हो गए। लेकिन उस परिस्थिति में सब बिछड़ गए आपस में। मेरे पिता जब मिर्ज़ापुर आए तो उनको वहाँ के किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने हाथ जॉब दिया, काम दिया, और वो जॉब करने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने अपना कारखाना डाल लिया। और तभी उनके कुछ वेल विशर्स ने उनका विवाह करा दिया इलाहाबाद की एक बहुत ही भोली भाली लड़की से। तब ये तो नहीं सोचा गया कि ये स्तर होना चाहिए या जिस स्तर से आए हैं उस स्तर की पत्नी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा क्रूशियल समय था। और एक बहुत ही प्यारी सी अपने परिवार के प्रति समर्पित मेरी माँ आ गई और धीरे धीरे ये परिवार आगे बढ़ा। तो कुछ समय बाद पिता ने अपना कारखाना खोल लिया था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हम लोग 6 भाई बहन थे और हमारी बहुत अच्छी परवरिश की गई।
बहुत लेविश लाइफ हमने जिया उस समय। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता दिल्ली कुछ कारखाने का सामान लेने गए। कई बार वो जाते थे बाहर, कई बार कानपुर जाते थे, मैं भी साथ में, मुझे भी साथ में ले जाते थे। तो मैं थोड़ा अंतर्मुखी प्रवृत्ति की थी, तो मुझे वो याद है वो सब घटनाएं कि मैं कैसे चुपचाप चुपचाप रहती थी यार। तो कुछ समय बाद की घटना है कि वो दिल्ली गए, अकेले ही गए थे, और कुछ कारखाने का सामान वगैरह वहीं से लाते थे वो। तो उस समय वो 30-35 साल की आयु के रहे होंगे, युवा थे, और सामान खरीदना था बाजार से और कुछ समय उनके पास था, तो एक सिनेमा हॉल में बैठ गए कोई पिक्चर देखने के लिए। पिक्चर हॉल में उनके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जो जो इनको पहचानी गया और सारे परिवार को जानता था वो, और वो भी पाकिस्तान से भाग करके आया हुआ था। उसने जब इनको देखा तो बताया कि अरे मतलब ये तो, या भाई तो यहाँ रहता है, माँ तो वहाँ रहती है, और उसने सब मिला दिया सारे परिवार को। तो आप सोचिए कि वो कैसा दृश्य रहा होगा कि जब इतने समय के बिछड़े हुए सब मिले। और आज तक पूरे परिवार में बहुत प्रेम बना हुआ है। अभी तो वो पीढ़ी निकल चुकी है, लेकिन मेरे भाई वगैरह सब बहुत ही अच्छे संबंध हैं और बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार चलता है। तो ऐसे परिवार से मैं आई। बचपन में बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली। मैं अंतर्मुखी थी और पढ़ने की प्रवृत्ति मेरी बहुत थी। उसी का परिणाम था कि, और बचपन में लोग भटक भी जाते हैं थोड़ा, तो वो सब भी मेरे अंदर था, लेकिन तब भी मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही। बचपन मिशन स्कूल में हुआ, फिर बेसिक स्कूल में गई, वहाँ पे भी मैंने जिले में टॉप किया, क्योंकि तब जिला तक ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद फिर मैंने 10th किया विद डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, फिर 12th भी में भी ऐसा ही रहा, डिस्टिंक्शन विद फर्स्ट क्लास, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। फिर डिग्री कॉलेज तक मैं मिर्ज़ापुर में ही रही, और उसके बाद BHU गई आगे की स्टडीज़ के लिए, और वहाँ से मैंने मास्टर्स किया हिंदी और संस्कृत में, और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा किया, फर्स्ट क्लास ही रहा। उसके बाद BHU से ऑफ़र था, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, खास करके साहित्य में, तो वहाँ से ऑफ़र था कि मैं BHU में ही थोड़ा सा रुकूं और वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में आगे एजुकेशन दूं। लेकिन मैंने घर आना उचित समझा, क्योंकि माता पिता से दूर रहते हुए 4 वर्ष बीत गए थे। तो मैंने फिर मिर्ज़ापुर में डिग्री कॉलेज में जॉब किया लगभग 1 साल तक। उसके बाद विवाह हो गया और राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार में मैं चली गई। विवाह के बाद जीवन एकदम बदल गया। गांव का, कस्बे का माहौल, घर में वही चूल्हा फिर रोटियां बनाना, ये सब कुछ करना, सब चलता रहा। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत प्यार करती थी, तो बहुत सम्मानपूर्ण जीवन मुझे ससुराल में मिला। मेरे पति बहुत विद्वान थे, आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे, और उनका जीवन वैसा ही था कि बिल्कुल यायावर वाली ज़िंदगी थी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनका भ्रमण चलता था। कभी कहीं बॉम्बे जाना है तो कभी कहीं जाना है, उनका प्रवचन जगह जगह चलता रहता था। और पंजाब तो उनका बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र था, और इसी तरह बिहार भी उनका बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र था। 1966 में जब बिहार में दुर्भिक्ष पड़ा था, और जब वहाँ के आदिवासी, मूल निवासी और बहुत इंटीरियर में रहने वाले लोग जब भूखों मर रहे थे और अकाल पड़ा था, उस समय मेरे पतिदेव ने बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया था कि वो इंटीरियर में जा कर के खाद्य सामग्री लोगों को पहुंचाया करते थे, और एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ काम करती थी। तो उन्होंने जीवन में बहुत अनुभव किया, बहुत अनुभव एकत्रित किए, बड़े बड़े आयोजनों को किया, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए जिसमें लाखों लोग उस समय इकट्ठा हुआ करते थे। और जब वो स्पीच देते थे तो हजारों की भीड़ हुआ करती थी और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था।
बहुत आनंददायक था वो सब कुछ जो कि मैंने सारा भोगा था। लेकिन वो भी अपनी इस यायावर ज़िंदगी से थोड़ा ऊब गए थे और उनको ये था कि अब मैं विवाहित हूँ और मेरा एक बच्चा भी हो गया है, तो मुझे कोई स्थिर ज़िंदगी चाहिए। और उन्होंने फिर आगरा को अपना कार्यक्षेत्र चुना। फिर प्रारंभ में यही रहा कि वो बुलाए जाते थे, जगह जगह प्रवचन के लिए जाते थे, कहीं भागवत होती है, कहीं कुछ होता है, ये सब कुछ चलता रहा लोकल आगरा में आसपास। और सन 80-85 की बात है कि उस समय आगरा में उनके टक्कर का विद्वान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उनके टक्कर का विद्वान नहीं है आगरा में। अब सभी लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। तो उनका अखबारों में फ्रंट पेज में उनका फोटो छपती थी और उनके जो स्पीच होती थी उसका सार छपता था। तो अब हमने नादानी थी कि हमने वो सब इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो कितनी चमत्कृत करने वाली बातें थी वो, और इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते थे वो। और उनको एक बार डेलीगेशन आया था हॉलैंड से, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप हॉलैंड आइए और वहाँ पर ये भारतीय संस्कृति का और इसका प्रचार कीजिए, पर वो नहीं जा पाए क्योंकि माता जी नहीं उनको छोड़ना चाहती थी, हमारी सासू माँ। इसी तरह यूएस से भी उनका ऑफर था लेकिन वो नहीं गए। खैर, तो ये सब पारिवारिक, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। स्पिरिचुअल वातावरण था। नित्य हमारी मदर इन लॉ हवन करती थी घर में, नित्य दोनों समय संध्या उपासना होती थी। फिर आगे हमने ये प्लानिंग करी हम दोनों ने मिलकर के कि कुछ ऐसा कार्य करें कि हम स्थिर रहें और हमारी रेगुलर इनकम होते रहे, क्योंकि वो विद्वान थे, वेद गीता उपनिषद इत्यादि के। और उनका एक बड़ा पेट वाक्य था, वो कहते थे कि अर्थागमः नित्यः, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम नित्य अर्थागमन कर सकें, नित्य आमदनी हो। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम कोई काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं। और उनको चूंकि ज्ञान था ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का उनको ज्ञान था, साथ में वो साइकोलॉजी की खास उसमें मास्टर्स थे, बहुत विद्वान थे, और साइकोलॉजिकली लोगों को हैंडल करने का उनका बहुत बड़ा तजुर्बा था। उनके पास बहुत सारे माता पिता अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों की समस्या लेकर के आते, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते और ये बहुत अच्छी राय दिया करते थे कि किसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कुछ एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ वैसे भी। तो हमने मिलकर के फिर एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू किया। तो उस समय वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, उनको प्रेडिक्शन का बहुत बढ़िया तजुर्बा था कि कुंडली हाथ में आते ही वो टच करके और उनको पता लगने लगता था कि क्या पास्ट था और क्या आगे होने वाला है और क्या चल रहा है। तो नाम था उनका ज्योतिष में, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। और उस समय ज़माना ऐसा था कि कंप्यूटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मुझे कैलकुलेशन सीखने के लिए उन्होंने एक विशेष गुरुजी के पास भेजा, और मैं पीपल मंडी में कलकत्ता से आए एक महापुरुष थे, सज्जन, जो बहुत ज्योतिष में पारंगत थे, उनसे मैं कैलकुलेशन सीखने लगी। और लगभग जो 6-8 महीने में मैंने उसमें हासिल कर लिया, स्किल वो सीख लिया मैंने। और फिर मैं जन्मपत्रियाँ कैलकुलेट करके बनाती हाथ से, पूरा पंचांग देख करके, सारे कैलकुलेशन करके, और वो प्रिडिक्शन करते, और हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया से चलने लगी। और उनके पास इतने लोग आते थे, इतने क्लाइंट्स आते थे कि एक एक दिन में 40-40 लोग आते थे, क्योंकि हम उसको दर्ज करते थे रजिस्टर में कि कौन आया। और हमें कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा दिन खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होती थी और हम पूरा दिन लोगों को डील करते रहते थे। तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन यही सब करते करते क्या हुआ कि मेरी आंखें खराब होने लगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत महीन हुआ करते थे, पंचांग में बहुत ही छोटा छोटा प्रिंट होता है, तो आंखें खराब होने लगी। आंखें खराब हुई तो पता चला बाद में कि आंखों में तो ग्लूकोमा ही हो गया है, जिसको काला पानी कहते हैं। अब उसकी वजह से मेरा काम करना, लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल होने लग गया। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आ गए, फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़ा बेटा दिल्ली में NIIT से वो कंप्यूटर कोर्स करने चला गया। फिर वहाँ पे उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी हुई। खैर बहुत अच्छा रहा। घर में एक बहुत ही
प्यारी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गुणवान बच्ची हमारे घर में आ गई जिसने हमारी बहुत सेवा की। और इतना ही नहीं, वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने सारे काम को इतने जल्दी ग्रास्प कर लिया कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन उसने सीख लिया और प्रिडिक्शन वगैरह सब कुछ लिखवाने लगी। जनपतियों के ऑर्डर आते हैं, बहुत सलीके से उसने काम को आगे बढ़ाया और घर का काम भी बहुत अच्छे से संभाला। तो मैं इस मामले में बहुत लकी रही। वो इतना प्यार करती थी हम लोगों को कि आज वो विदेश में सेटल्ड है और अपना वो क्या कहते हैं, सैलून चला रही है दो दो, और बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे। दूसरे बेटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और छोटे वाले बाद में एस्ट्रोलॉजी में ही आ गए पिता के जाने के बाद, क्योंकि उनके साथ ही वो काम कर रहे थे। तो पूरा परिवार मेरा एक अलग दिशा में चल रहा था। तभी क्या हुआ कि मेरे पति को पैरालिसिस का अटैक हुआ, और उस पैरालिसिस के अटैक के बाद उनकी लगभग 4 से 8 महीने तक तो उनकी हालत ऐसी थी कि आप समझ सकते हैं कि उस समय इतना, एक तो अच्छी बात रही कि जैसे ही हमको पता चला कि कुछ लक्षण दिखाई दिए, हम तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। लेकिन अटैक वो बहुत ज़्यादा गहरा वाला था, ब्रेन में नुकसान हुआ था, पर धीरे धीरे वो रिकवर हुए। पर इतने रिकवर कभी नहीं हो पाए कि इंडिपेंडेंट वो सब कुछ काम कर सके, क्योंकि उनका जो लेफ्ट साइड था पूरा आधा पैरालाइज था और नमनेस बहुत ज़्यादा थी और उनको सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, अब बच्चे थोड़े स्टैंड हो रहे थे और उसी समय मेरी आंखों का ग्लूकोमा इतना बढ़ चुका था कि अब डॉक्टर के कहने पर हमें ऑपरेशन कराना लाजमी हो गया था। तो बहुत सारी समस्याएं 2002 में हमारे साथ आईं, पर वहाँ से उभरे हम किसी तरह से। आंखों का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी आंखों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं मोबाइल खोलती तो आप समझ लीजिए कि वो थोड़ी देर में वो मोबाइल पूरा ब्लैंक हो जाता और आंखें मुझे बंद करनी पड़ती और रेस्ट करना पड़ता। इसी तरह से पेपर पढ़ती तो एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं कर पाती कि वो पूरा अखबार ही ब्लैक ब्लैक हो जाता। तो यानी आंखों की समस्या बढ़ चुकी थी। और ऑपरेशन के बाद भी इतनी ज़्यादा तकलीफ थी आंखों में कि आंखों में हर समय बर्निंग होती रहती थी, जलन सी होती रहती थी। और जब मैं रात में सो नहीं पाती थी आंखों की बर्निंग की वजह से। और सब जानते ही हैं कि जो एसिडिटी होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है, वो आंखें भी ख़राब कर सकती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो वो सब कुछ मेरे साथ होने लगा। मेरे दोनों जॉइंट खराब हो गए, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया और आंखों की प्रॉब्लम चली रही थी। एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं रोज़ एक कैप्सूल खाया करती थी सुबह उठते ही, और वो खाते खाते भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती थी कि रात में अगर मैंने गलती से एक पराठा भी खा लिया तो सोचती थी इससे बढ़िया तो मैं नहीं खाती, क्योंकि पछताती थी खा करके भी। ऐसी स्थिति थी। इसी तरह से जॉइंट पेन की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर का अटैक भी हो गया था, क्योंकि एसिडिटी कारण होती सब चीज़ों का। तो ब्लड प्रेशर का अटैक मुझे सबसे पहली बार 1998 में हुआ, और तब से जो दवा शुरू हुई लगातार चलती रही, दवा खाती रही। और दवा खाते खाते भी कभी कभी बीपी इतना हाई होता था कि मुझे 2-4 दिन का रेस्ट करना पड़ता था, डबल डोज खानी पड़ती थी। तब तक दूसरे बेटे की भी शादी हो गई थी और अच्छे से परिवार सब चल रहा था और बच्चों ने काफ़ी कुछ संभाल लिया था। बड़ा बेटा भी एस्ट्रोलॉजी और इसमें डील करने लगा था और घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी क्या हुआ कि इनको फिर से एक अटैक आया। ये अटैक भी बहुत तीव्र था। ये हुआ 2017 में। और इसके पहले क्या था कि जब मैं काम नहीं कर पाती थी, जब मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाती थी, लिखने पढ़ने का काम नहीं कर पाती थी, तो मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था घर में। बच्चों ने सब संभाल लिया था, घर में नौकर चाकर थे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी घर का काम करने की भी। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि मैं कर्मशील थी, काम हमेशा किया हुआ था। और अब लगता था कि ये तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। फिर मैं क्या करती थी कि पूरा दिन वॉशिंग मशीन चलता रहता मेरा, मैं खोज खोज करके कपड़े धोती रहती, अपना समय का यूटिलाइज करती रहती, क्योंकि पढ़ना मुश्किल था और
इसी तरह से काम चल रहा था। और मेरे हस्बैंड भी कहते थे तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुम मत मेहनत करो, तुम मत पढ़ो, तुम मत लिखो। लेकिन अब कोई आदमी बिना काम के कैसे रह सकता है, कितना आराम कर सकता है। तभी क्या हुआ कि मेरे घर में मेरी एक मित्र आई। वो मित्र तो खैर नई नहीं बनी थी, बट वो मैक्स लाइफ में काम करती थी। तो उसने कहा कि दीदी आप मैक्स लाइफ ज्वाइन कर लीजिए। और 2010 अगस्त में मैंने मैक्स लाइफ ज्वाइन कर लिया। और मैं बल्कि उसके पहले भी मैं कुछ कुछ किया था, मैंने वो सब चर्चा नहीं करूँगी। और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आ गई। तो अच्छा काम हुआ, बढ़िया मैं करने लगी, क्योंकि मैंने वो बेस तो बने हुआ था कि हाँ काम तो किया ही था पहले से। तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने लगी और मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में भी काम किया। ये सब काम करते करते चल ही रहा था। 2010 में ज्वाइन किया था और मैं अभी भी हूँ उसमें, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, इनएक्टिव हूँ। पर मुझे पुराना कमीशंस वगैरह आते रहते हैं। तो 2017 दिसंबर में मेरे हस्बैंड को एक बार फिर से अटैक हुआ। फिर से ब्रेन में क्लॉट आया, वो खड़े खड़े गिर पड़े, वो भी हुआ, और हार्ट अटैक हुआ। उन्हें लेकर के हार्ट सेंटर में एडमिट कराया गया। 5-6 दिन वो रहे आईसीयू में। और तब पता चला कि उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है। उनका हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है और उनके लिए पेसमेकर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो डॉक्टर ने तो अपना दे दिया कि भाई 3.5 लाख का खर्चा है और पेसमेकर लगेगा। लेकिन वो चूँकि एक आदमी जो ऑलरेडी इतनी बीमारियों से ग्रस्त है, क्योंकि इस बीच में उनको और भी बीमारियां हो गई थी। उनको पार्किंसंस हो गया था, हाथ कांपते रहते थे। इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो गई थी, जिसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो अपना कर रहे थे और डॉक्टर शेखर वाजपेयी से ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर कुछ बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे थे। और उन्हें डायवर्टिकल कोलाइटिस हो गया था। उस तरह का कोलाइटिस के 2-4-6 महीने बाद उनके आंतों में से ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी और बहुत तकलीफ दे होता था। एंटीबायोटिक वगैरह खाते थे, फिर सही हो जाते थे। और 1-2 ऑपरेशन और भी उनके हुए थे। तो इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद, और डॉक्टर्स कहते थे कि इनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि इसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ये झेल पाए। तो डेफिनेटली ऐसे ही थे वो। तो 2017 में जब ये प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने तो कह दिया कि पेसमेकर लगाना है, और वो छुट्टी भी नहीं दे रहे थे कि अपने रिस्क पर आप ले जा सकते हैं घर इनको। और वो 1 मिनट अस्पताल में रुकने को नहीं तैयार थे। तो इस संघर्ष के बीच में हम उनको घर तो ले आए, लेकिन हमने सोचा कि अब अच्छे डॉक्टर को या दिल्ली वगैरह दिखाना चाहिए। और दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में हम उनको लेकर के गए। तो वहाँ भी डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें आप ऑपरेशन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि अब बहुत कमज़ोर है, हीमोग्लोबिन की भी कम है, प्लेटलेट्स भी उनकी कम थी और प्रॉब्लम्स में थे, और सारी बॉडी, आधी बॉडी में नमनेस थी। तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया और मेडिकेशन उनका चलता रहा। तभी बात है जनवरी मंथ की। ये सब कुछ चल ही रहा था कि प्रेम सर एक बार घर पे मिलने आए और उन्होंने कहा कि दद्दा को आप ये कैंगन वाटर पिलाओ। तो कैंगन वाटर के बारे में हालांकि मैंने पहले सुन रखा था, क्योंकि प्रेम जी आपको याद होगा कि यहाँ पे जो संजय श्रीवास्तव थे वो मेरे घर पे आ चुके थे। और वो आए थे संजय चोपड़ा के थ्रू, और संजय चोपड़ा जालमा अस्पताल में वहाँ के डायरेक्टर के पीए थे। और चूंकि मनु ने वहाँ का वेबसाइट बनाया हुआ था जालमा का, तो इसलिए वो संपर्क में आए थे और उस तरह से वो मेरे घर पर आ गए और उन्होंने डेमो दिखाया, 2-4 बार फॉलोअप भी किया। तो उस समय तक चूँकि ऐसी नीड भी महसूस नहीं हुई थी, और अब मैं चूँकि इंडिपेंडेंट निर्णय भी नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैं उस पर नहीं गई। और बल्कि मैंने कहा भी कि आप थोड़ा पानी वानी टेस्ट तो कराइए, बट वो काम वो नहीं कर पाए। और एक बार जब इनका ये हालत हुआ, तब मैंने संजय श्रीवास्तव जी को फ़ोन भी किया था कि प्लीज़ आप मुझे 5 लीटर पानी रोज़ का दो, आप कहो मैं ले आती हूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। और प्रेम जी जब आपने ऑफ़र किया कि पानी पिलाओ, और आप पानी लेके भी आने लगे, और 1 हफ्ता पानी पिलाने के बाद मुझे लगा कि इनका तो पार्किंसंस वाला जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी कम हो रही है। उसके अलावा इनका हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर गया, जो प्लेटलेट्स कम थी वो भी 2-4 दिन में सही हो गई, क्योंकि उस समय तो हर हफ्ते सारे टेस्ट हुआ करते थे। तो हफ्ते 10 दिन में ही पता लग गया था कि ये पानी मेरे हस्बैंड को फ़ायदा कर रहा है। और मई 2018 में हमने मशीन खरीद ली
और जब उनको लाइव वाटर पीने को मिलने लगा तो वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुए। और वही नहीं रिकवर हुए, मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी, मेरी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होने लगी। जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं पाती थी, जॉइंट पेन की वजह से मैं आड़ी आड़ी करके एक एक सीढ़ी चढ़ती थी, वो प्रॉब्लम मेरी सही हुई। घुटनों का दर्द सही हुआ, एसिडिटी कम हुई, तो ये सब हुआ। और अगस्त में मेरे बच्चों ने प्लानिंग कर ली, बड़ा बेटा चूँकि तब तक विदेश जा चुका था, कि आप लोग वहाँ पर आ जाइए। और हम दोनों फिर चले गए बेटे के पास यूएस, और वहाँ पे 3-4 महीने रहे। तो मशीन तो घर पे ही थी, बच्चे सब पानी पी रहे थे, और हमारे लिए वहाँ स्पेशल वाटर वो मंगवाया करता था, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं था, तो वो बेनिफिट नहीं हुआ। और 3-4 महीने बाद लगा कि भाई अब ज़रूरत है हमें, अब तबीयत वापस ख़राब होने लगी है, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। और यहाँ जैसे ही अपना पानी मिला, हम सब सही होने लगे। तो बेटे को मैंने कहा कि आप एक एंगल मशीन लगवा लीजिए, लेकिन तब तक उनका ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं हुआ था, और उन्होंने उस समय तो निर्णय नहीं लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेरी बड़ी वाली बहू को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। उसके पूरे स्किन में कुछ डिजीज़ हो गई, और उसका काम था ये सर्विस देने का, और तो ग्लव्स पहन करके और पूरा कलाई तक का कवर करके और पूरा बंद गले के कपड़े पहन करके वो अपना काम करती थी, मास्क वगैरह लगा करके। और एक बार बल्कि उसको इंडिया भी आना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, और जालमा के बहुत सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर देव करके उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने की ट्रीटमेंट दिया कि ये 3 महीना आपको ये दवा खिलानी है, और 3 महीने से एक दिन भी ऊपर मत खिलाना। अगर ये ठीक होता है तो 3 महीने में ठीक हो जाएगा, और ठीक नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन दवा एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देनी है। तो वो 3 महीने की दवा लेकर के हमने उसको भेज दिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका बीमारी बढ़ती गई, उसका ऑटो इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, वो 4-4, 5-5 दिन तक फ्रेश नहीं हो पाती थी, ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और जब घर में बहू बीमार हो, पत्नी बीमार हो, तो सोचिए उस परिवार की क्या हालत है, बच्चे भी परेशान, बेटा भी परेशान। तब मैंने कहा बेटा आप मेरा कहना मानो और कैंगन मशीन ले लो। तब उन्होंने ऑर्डर किया, और आप ताजुब करेंगे कि आज वहाँ पर एक भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। सारी स्किन डिजीज़ सही हो गई, सारा उसका ऑटो इम्यून सिस्टम सही हो गया, और कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज वो बिल्कुल फिट हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी भी उस समय वो टूर पर ही है, तो बहुत अच्छा। तो इस कैंगन वाटर ने मेरे हेल्थ को अच्छा किया, मेरी बहू के परिवार को अच्छा किया। उसके अलावा मेरा छोटा बेटा जो कि ये काम करता है, आईटी सेक्टर में है, तो रात रात भर जगता था, तो उसको हाइपर टेंशन होता था। कई बार 2-4-10 दिन के बाद उसको अटैक होता, ब्लड प्रेशर का, हाई बीपी हो जाता, और फिर 1-2 दिन उससे बिगड़ जाते। तो अब उसके लिए भी मैंने, जब ये आई मशीन, तो उसके पास पहले पानी जा रहा था, फिर मैंने उनके लिए भी मशीन ऑर्डर कर दी। उसका परिणाम हुआ कि आज वो भी बिल्कुल फिट और हेल्दी हैं, और अभी वो भी यूएस में ही हैं। और इधर क्या हुआ कि जब हम जनवरी में वापस लौट करके आए, यूएस से वापस जब इंडिया आए, तो घर में एक और खुशखबरी मिली, क्योंकि हमारी छोटी बहू को 12 साल की बेटी थी, और उसको कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी सीवियर वाली, अंडर ट्रीटमेंट हमेशा रहती थी। और हमें लग रहा था कि अब दूसरा बच्चा इसको होने की संभावना नहीं है, पर हम खुश थे कि हमारी एक बच्ची तो है इतनी प्यारी, बस बहुत है वो। लेकिन जब हम लौट करके आए तो हमें खुशखबरी मिली, क्योंकि मशीन घर में ही थी, पानी पी रहे थे ये लोग, उसका गायनिक प्रॉब्लम सही हो गया था, और वो प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ ऐसे अद्भुत रिजल्ट मिले कैंगन पानी के द्वारा हमारे परिवार में। हमारी दूसरी बहू को भी बार बार यूटी आई, और मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सब भी सही हुआ। और मेरे पति देव जो कि इतने हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे तब उनकी उम्र 87 ईयर्स की थी, और हार्ट प्रॉब्लम थी। 1 साल बाद टेस्ट किया गया तो हार्ट एकदम बढ़िया नॉर्मल, कहते हैं जितना इस एज में होना चाहिए उससे कहीं बेहतर उनका हार्ट काम कर रहा है। और मेरे साथ भी यही था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब ब्लड प्रेशर इतना लंबा होगा तो हार्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी या दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो मैं भी बिल्कुल फिट हो गई थी। तो पूरे परिवार को कैंगन पानी का बहुत बेहतरीन लाभ मिला। तो फिर मैंने अपने आप को सब तरफ से समेट लिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना है इंश्योरेंस, मुझे नहीं करना हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस
करके क्या मिलता है? सिर्फ पैसा ही तो मिलता है, हेल्थ तो नहीं मिलती। पर यहाँ मैं वो काम करूँगी जो दुनिया को हेल्थ दे सकता है, हेल्थ भी दे सकता है और शायद वेल्थ भी दे ही रहा है सबको। उस समय तक वेल्थ के बारे में बहुत नहीं सोचा था, बट ये सोचा था कि हेल्थ तो सबको मिलेगी मिलेगी अगर ये काम मैं करती हूँ। और चूंकि प्रेम जी मेरे साथ काम कर रहे थे, हम लोग एक ही टीम में थे, ये हमारे सीनियर थे, तो इनके द्वारा किए गए कुछ काम का मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ। और फिर हमने सोचा कि जब पैसा यहाँ से भी मिल सकता है तो हम इंश्योरेंस के चक्कर में क्यों पड़े। बहुत बार फ़ोन आया हमारे सीनियर्स का, बहुत समय तक पीछे लगे रहे कि आपको अपना कोड एक्टिव करना है। खैर किसी तरह से वो एक आध दो पॉलिसी घर की करके हमने उस कोड को एक्टिव रखा, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन चूँकि 15 साल हो गए मुझे उस सेक्टर में, तो मुझे रिन्यूअल मिलता रहता है। तो इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर समेट दिया और मुझे लगता है कि शायद इसमें काम करना मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि रही। कैंगन में काम करना मैं कितना कर पाई, कितना स्लो कर पाई, कितना बिजनेस दे पाई, कितना नहीं, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद कोविड आ गया था, जो साल 2 साल कोविड में निकल गए थे और मैं तो उस समय काम नहीं कर सकती थी ऐसी एज में। लेकिन यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कोविड का कोई भी बैड इफेक्ट न मेरे परिवार पर हुआ, न मेरे बच्चों के परिवार पर हुआ। सब लोग फिट और हेल्दी रहे। और कोविड का बल्कि एक बैड इफेक्ट यूएस में मेरी छोटी पोती के साथ हुआ कि उसको जो वैक्सीनेशन दिया गया, उस वैक्सीनेशन का उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ और उसका पूरा बॉडी सूज गया और वो हॉस्पिटलाइज रही। और 10 दिनों तक हॉस्पिटल में लोग डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको हुआ क्या है। और वो हमारी 15-16 साल की बच्ची कहने लगी कि मम्मी अब मुझे मर जाना है, मुझे तो मरने की दवाई दिलवा दो क्योंकि मैं ज़िंदा रहने लायक नहीं हूँ। लेकिन जब डायग्नोस हुआ, सही ट्रीटमेंट मिला तो वो सही हो गई। आज वो यूनिवर्सिटी में है, साइकोलॉजी में आगे एजुकेशन ले रही है। तो इस तरह से परिवार को कैंगन वाटर का बहुत लाभ मिला और जब घर पर आई और पानी पीने को मिला तो सही हो गई। तो इस तरह से कैंगन वाटर ने हमारी ज़िंदगी में एक नया होप, एक नए आशा की किरण हमारे जीवन में ले आया। तो इस तरह से मैं कैंगन में आ गई और मैं इसमें समर्पित होकर के काम करने लगी। और प्रेम जी जानते हैं इस बात को, और भी साथी लोग जानते हैं कि मैं कितना डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा संत प्रवृत्ति की हूँ और घर का चूँकि माहौल भी ऐसा रहा, पतिदेव भी ऐसे ही रहे, मेरी सासू माँ भी ऐसी रहीं, तो उनके साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं आज भी मुझे। तो मेरे जीवन में ये था कि मैं चूँकि साहित्य पढ़ती हूँ संतों का, और मैं बहुत प्रभावित हूँ स्वामी विवेकानंद से और स्वामी रामतीर्थ से। उनका जीवन मुझे बहुत आकर्षित करता है। और रामकृष्ण परमहंस की जीवनी मैंने पढ़ी, तो वो सब कुछ मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरे लिए वो एक तरह का क्या कहते हैं कि एक ड्रीम की तरह, एक स्वप्न की तरह है। मेरे जीवन का एक जागृत स्वप्न से हैं वो लोग, तो उनको मैं फॉलो करती हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ ने अपने जीवन के 33 सालों में ही संसार से त्याग दिया उन्होंने। इसी तरह स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। लेकिन अपनी छोटी सी आयु में, छोटे से स्पान में वो संसार के लिए कितना कुछ दे गए, ये सब विचारणीय विषय है। हम लोग इस उम्र पर पहुंच जाते हैं, 70, 80, 85, 90 वाली एज पर पहुंच जाते हैं और हम संसार के लिए क्या कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को जब भी वो कर्म करने लायक हो तो उसे कर्म में अपने आप को झोंक देना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए। क्योंकि सारी प्रकृति यही सिखाती है कि हमको कर्मशील होना है। बहती हुई नदियाँ हमको यही सिखाती हैं कि हर समय कल कल करके बहते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हमारा जीवन नित्य परिवर्तनशील है। हम जो कल होते हैं वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। सब कुछ बदल चुका होगा क्योंकि हमारे सेल्स भी नित्य परिवर्तनशील है। तो हमें इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए और अपने जीवन में नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए, नए नए काम करते रहना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं प्रेम जी की लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ
क्योंकि उनके साथ मैंने पहले फाइटो साइंस में कुछ दिन तक काम किया था और आज मैं केंगन में उनके साथ हूँ। और शायद हमारी जो आपस की रिलेशन है वो इतना गहरा है कि मैं इनके साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ। और मैं कभी कभी हम आपस में लड़ते भी हैं, क्योंकि मैं इनको बच्चे की तरह मानती हूँ और ये है भी हमारे सारे बच्चों से छोटी उम्र में। पर इनके साथ हमारा ऐसा संबंध है कि कोई बात होती है दिल की, वो मैं कह भी देती हूँ और कुछ सुन भी लेती हूँ। लेकिन इनकी जो प्रगति है वो देखने लायक है। इनको मैंने उस समय देखा, दूसरे जब ये आर्मी में थे, जब ये जॉब करते थे और छुप छुप करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, और आज कैसे खुले आम कर रहे हैं और कितनी प्रोग्रेस इन्होंने की अपने मानसिक में, शारीरिक में, पारिवारिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में। तो इसका श्रेय डेफिनेटली 50% तो केंगन वाटर को है और 50% इनको भी है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो एक मिसाल है ये हमारे लिए। तो इस मिसाल को का अनुकरण सबको करना चाहिए, सबको अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए, सबको कर्मशील रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें परिवर्तन आप सब लोगों का है, क्योंकि कैंगन तो सबके लिए, लेकिन आप सभी साथियों की बड़ी जिम्मेदारी रही डे वन से ही। और मेरे साथ जब आप जुड़े थे और शिवशंकर कौशल सर जुड़े थे, तो मैं छोटा था, आप दोनों बड़े थे, तो फिर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी। जी कृष्णा मैम। जी सर। तो कर्मशीलता एक बहुत महान वस्तु है। दूसरी बात, कर्मशीलता के साथ त्याग की भावना भी होनी चाहिए। बिल्कुल एक दिया जैसे जलता है और रोशनी पहुंचाता है दुनिया को, सारा संसार उससे लाभान्वित होता है। लेकिन वो दिया करता क्या है, दिया कैसे रोशनी पहुंचा देता है सबको? क्योंकि दिया वो खुद जलता है और उसमें जो स्नेह है ना, उसमें जो तेल है ना, वो अपना तेल जलाता है, अपनी बत्ती जलाता है, तब दुनिया को रोशनी देता है। तो जो रोशनी दे रहा है वो कुछ त्याग भी कर रहा है, उसका कुछ जा भी रहा है ना। तो उसे लोग नहीं समझ पाते, उस रोशनी तो दिखाई देती है, लेकिन ये त्याग तो महत्वपूर्ण है। वृक्ष भी अपना फल का त्याग करता है। जब नए नए पत्ते आने को होते हैं तो पुराने पत्ते कैसे झड़ जाते हैं। तो त्याग की भावना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम ज्ञान तो प्राप्त कर लें, अब प्रेम जी ने बहुत चलो नॉलेज प्राप्त कर ली इस नेटवर्क मार्केटिंग की, कैंगन की और बहुत सी चीज़ों की, स्पिरिचुअल भी हैं ये, और बहुत कुछ सीखा इन्होंने एनएलपी के बारे में और सब कुछ जानकारी ली इन्होंने। लेकिन इन्होंने उस ज्ञान को हमें बांटा, तो हमारा फर्ज है कि हम उसे ग्रहण करें और उस ग्रहण करके उसको हम आगे भी बांटें। तो अगर हम त्याग करेंगे तो वो चीज़ और बढ़ेगी, अगर हम ज्ञान को बांटेंगे तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। तो ये चल रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है कि, और ये जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स स्वामी राम तीर्थ के हैं और ये जापान गए थे हमारे हिंदुस्तान का, हमारी संस्कृति का, हमारे वेदांत का प्रचार करने के लिए। और उनको ये पता चला था कि वहाँ पर कोई संस्था है जो उनको बुला रही है और हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रचार करने के लिए वो वहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। तो वो किसी भी तरह से जापान पहुँच गए, उनको किसी ने खर्चा दिया और वो जापान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ऐसी तो कोई संस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। और वहाँ एक बड़ी मीटिंग में उन्होंने बिजनेस करने के सफलता के 7 सिद्धांतों का वर्णन किया। उसमें सबसे पहला सिद्धांत था कि कर्मशीलता का सिद्धांत, कि नित्य कर्म में लगे रहो। और यही गीता कहती है, यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम, गीता भी कर्म योग का उपदेश देती है कि आदमी को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो कर्म करना और त्याग करना, ये 2 बातें उन्होंने कही। और जो तीसरी बात कही वो थी आत्मविस्मृति, कि आप जब काम करो तो अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को झोंक दो अपने काम में और अपने स्वार्थ को, अपने लाभ को, इन सब चीज़ों को भूल करके अपनी कर्मशीलता के प्रति प्रवृत्त हो जाओ। तो जिस काम में इस कदर से आप लगोगे, इस तरह से आप लगोगे, अपने आप को भुला करके, और काम में जब आप अपने आप को झोंक दोगे तो जो आपको खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो अपरिमित होगा। तो इस तरह से। और उनका जो अगला पॉइंट है, जो उन्होंने वहाँ के लोगों को उपदेश दिया कि आप सफल कैसे हो,
वो कहते हैं कि आप सार्वभौम प्रेम की भावना अपने अंदर रखो, सबसे प्यार करो। और उनका एक और कोट है साथ में कि आप अपने कस्टमर से प्यार करो, आप जिसको कुछ चीज़ देना चाहते हो उसके हितों की रक्षा करो, अपने हितों को वहाँ पर भूल जाओ। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम अपने बिजनेस सेशंस में सुनते हैं कि भाई पहले ग्राहक का हित, और ग्राहक से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। तो प्रेम का संदेश दिया उन्होंने। आगे वो कहते हैं कि प्रसन्नता आपके जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि उपमान है। तो आप सदा प्रसन्न रहो, सदा मुस्कुराते रहो। और ये प्रसन्नता का संदेश आज हम लोग देते हैं कि भाई कभी भी जाना है तो मुस्कुराते हुए जाना है, रोता हुआ चेहरा लेके नहीं जाना है। तो आज सेशन में भी पिछले दिनों हमने ये बात सुनी। तो देखिए, जब प्रसन्नता की बात होती है तो हमारे सामने श्री राम जी का चेहरा भी आता है कि कैसा प्रसन्न मुख उनका चित्र होता है, श्री कृष्ण का भी आता है कि कैसे वो प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। तो हमें भी मुस्कुराते हुए ही अगर हम मिलेंगे तो दूसरे को प्रसन्नता का संदेश देंगे, प्रसन्नता हमारी आगे भी दूसरे के अंदर भी प्रवाहित होगी। तो प्रसन्नता का संदेश दिया उन्होंने कि आप बिजनेस को प्रसन्नता पूर्वक करो, खुश होकर के करो, आत्म विस्मृति के साथ करो, प्रेम के साथ करो, त्याग के साथ करो और कर्मशीलता के साथ करो। आगे वो कहते हैं कि आपके अंदर निर्भीकता भी होनी चाहिए। देखिए, निर्भीकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आप फियर है तो आप स्टेज नहीं पर कर सकते, अगर आपके अंदर फियर है तो आप सही ढंग से बोल नहीं सकते, सही ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकते। तो निर्भीकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को फियरलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये फियर कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। और साहस भी कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। इसका हमारे शरीर या हमारी बनावट या हमारे परिस्थिति से तो कोई संबंध नहीं, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से उसका संबंध है। और एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण उन्होंने दिया कि जो हाथी होता है वो चलते फिरते पर्वत के समान होता है, लेकिन हाथी हमेशा झुंड में रहता है और हमेशा डरा हुआ रहता है कि एक शेर की दहाड़ सुनते ही हाथी घबरा जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और वो इतना डरे हुए होते हैं कि उनके झुंड में रात में एक हाथी जगता रहता है जो देखता रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और वहीं पर एक शेर भी होता है जो अकेला रहता है, झुंड में नहीं रहता, लेकिन वो शेर में इतना साहस होता है कि वो हाथी जैसे जानवर को भी परास्त कर सकता है। और हाथी में शक्ति तो इतनी होती है, ताकत तो इतनी होती है कि वो हाथी चाहे तो सैकड़ों दसियों शेरों को अपने पैरों से कुचल दे। लेकिन ये सिर्फ निर्भीकता अगर है हमारे अंदर तो हम बड़े से बड़ी चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। और हमें फिर डर नहीं लगेगा कि कोई बहुत पैसे वाला है या बहुत करोड़ 100-200 करोड़ का आसामी है तो उसको हम गंगन वाटर जाके पिच करें। तो हमारे अंदर निर्भीकता भी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हों। और हमारा ये बिजनेस भी यही कहता है कि हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ये कहता है कि हर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। और सुदेश मलिक भी कहते हैं कि हर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, हर किसी के पास वो अधिकार है जो किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का होना चाहिए, वो किसी भी लेवल पर है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या और भी ऊपर है। लेकिन सब इंडिपेंडेंट हैं और सबके पास अपना वो अधिकार है, सबके पास अपना, तो अपना स्वावलंबन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम चाहें कि हम किसी की सहायता से ही काम करेंगे या टीम का कोई 2-4 बंदे हमारे साथ होंगे तभी हम कहीं जाकर के प्रस्तुति कर पाएंगे, तो ये चीज़ ख़त्म करके अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतना योग्य बनाना है, इतना सक्षम बनाना है, इतना नॉलेजफुल बनाना है कि हम अपने काम को निर्भीकता पूर्वक, आत्मविस्मृति पूर्वक, कर्मशीलता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, त्याग पूर्वक और सफलता पूर्वक हम अपने काम को कर पाए। तो सफलता के 7 सूत्र मुझे बहुत पसंद है और मैं उस पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी डिपेंडेंसी है क्योंकि आंखों में ग्लूकोमा होने की वजह से मैं ड्राइव नहीं कर सकती, तो डिपेंडेंसी रहती है कि ड्राइवर चाहिए तभी आगे बढ़ूँगी। और बहुत सारी रहती है इस एज में समस्याएं कि वे घर की
घर का देखना होता है, यूएस भी जाना पड़ता है बार बार, तो काम में बाधा पड़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं जितना भी कर पा रही हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ। पर एक घटना और मैं सुनाना चाहूँगी, यह है कोविड के दौरान की और मेरे जीवन की सच्ची घटना है। समय कितना हुआ है प्रेम जी? कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया? बस 1-2 मिनट की मैं बात। तो समय तो ओवर चल रहा है, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो इतनी एजुकेशन देने वाली हैं, ज्ञान देने वाली हैं कि पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया, 20 मिनट में, 30 मिनट में। बट एक चीज आप मुझे जरूर बताइएगा इसमें ऐड करके अपनी इसी बात में, जी। कि अभी और क्या बचा है? बच्चे सफल, आप सफल, फिर भी आप इतना इस एज के उम्र के पड़ाव में आप कंटिन्यूअस सुबह से लेकर के शाम तक आप एक्टिव रहती हैं, बहुत सारी चीजें और सीखना चाहते हैं, क्यों? तो प्रेम जी यही वाली बात है ना कि अंदर एक क्वेस्ट होती है ना कि भाई जो जानने की इच्छा, जिज्ञासा, वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति छोटे बच्चों में भी होती है। लेकिन वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, उम्र के अंतिम पड़ाव तक चलनी चाहिए। मेरे हस्बैंड का मैं बता दूं कि लास्ट में वो ना कान से, उनका आंखों से देखना तो बंद ही हो गया था और सुनाई भी थोड़ा कम ही पड़ता था, लेकिन तब भी, और टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया था। लेकिन हमारे साथ एक ललित पंडित जी हैं, वो हमेशा उनके पास बैठे रहते थे, या कुछ और लोग भी बैठे रहते थे, बट विशेष करके ललित पंडित जी से वो ग्रंथ पढ़वाया करते थे और उसको सुन सुन करके और उसको वो एक्सप्लेन करते थे। यानी उसको ट्रेन कर रहे थे कि तुम ये सीखो और पढ़ो। और आज वो ललित पंडित जो है थाईलैंड गए हुए हैं किसी रिचुअल को कराने के लिए। तो उन्होंने अंतिम समय पे भी अपना पढ़ना और जारी रखा, चाहे सुन करके ही पढ़ना जारी रखा। तो हम कहते भी थे, लोग कहते भी थे कि बस इतने विद्वान हैं आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमारे घर में 3,000 किताबों का संग्रह है, तो इतना सब कुछ आप कर चुके हैं, तो आप क्यों पढ़ते रहते हैं? तो कहते हैं कि मैं अगर पढ़ता हुआ ही जाऊंगा दुनिया से, ताकि मैं जब अगला जन्म मेरा होगा तो मैं ये सारा संस्कार लेकर के पैदा होऊंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम जिस संस्कार के साथ जाते हैं वो संस्कार हमें अगले जीवन में मिलता है। ये जो भी हो, मिथ हो, कहानी है, या सचमुच है, या कोई सपना है, या कुछ भी भावना है, जो कुछ भी है, बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक का उपयोग किया। तो वही मैं सोचती हूँ कि हमेशा कर्मशील रहना हमें चाहिए, हर इंसान को। हर प्रकृति का हर पौधा, प्रकृति की हर चीज़ हमें ये संदेश देती है कि हर समय कर्मशील रहो। एक घटना और मैं सुनाना चाहती थी मेरठ की, कहिए तो सुनाओ। जो बिल्कुल, वैसे 8 बज चुके हैं। अच्छा, आप इसको करके फिर बहुत सारे साथियों के आपसे सवाल रहेंगे, बस तो 2-4 मिनट की बात है जो मेरे दिल को बहुत। जी बिल्कुल, दिल की बात है तो दिल तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, मेरे नंद के बेटे मेरठ में रहते और मेरे पति और वो सम हम उम्र थे, 2-3 साल का फर्क होगा। और उनको भी बहुत सारे, हाईली सेटल्ड ऑफिसर थे वो, बट उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी। उस समय 84 ईयर्स के थे और उनको गैंग्रीन हो गया था। आ, पैर का अंगूठा और ये सब कुछ सड़ने लगे थे, और डायबिटीज़ के पेशेंट वो थे ही, तो मैंने उनको कैंगन वाटर सजेस्ट किया था। पर यही है ना कि लोग नहीं समझते हैं। तो जब गैंग्रीन की प्रॉब्लम आई तब उसी समय कोविड लग गया कि सुबह उनको गंगाराम अस्पताल में जाना है और अगले ही दिन कोविड वो अनाउंस हो गया लॉकडाउन, और वो नहीं जा पाए। तो उनका फ़ोन हमारे पास आया कि अब क्या करें। तब मैंने कहा कि आप वहाँ पर हैं एक सुशील शर्मा जी, उनके पास जाओ और वहाँ से कंगन पानी ले करके आओ और पिलाओ, और 2.5 ले आओ वॉश करने के लिए। और उनका बेटा चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उन दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल वगैरह भी बंद हो गए, तो उसके पास इतना समय था कि थोड़ी दूर पे थे वो लोग, और वो ला करके पिलाने लगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि उनका वो गैंग्रीन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, उनको गंगाराम अस्पताल नहीं जाना पड़ा और वो ठीक हो गए। और आपको ध्यान होगा कि कोविड दोबारा रिपीट हुआ और जो सेकेंड वाला लॉकडाउन लगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर वाला लॉकडाउन था कि बिल्कुल ही नहीं निकल सकते थे। तो उस समय क्या हुआ कि फिर वो पानी लेने नहीं जा पाया और उनको फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। तो फिर मैंने उस कोविड के पीरियड में
अपनी गाड़ी लेकर के किसी तरह मेरठ पहुंची, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन थी एक, मैं उसको लेकर के वहां गई। और मशीन तो मैं ले गई, लेकिन मेरे पास पंप नहीं था, तो उनसे बात करके एक पंप का अरेंज कराया गया और उनको वो मशीन वहाँ पे मैं इंस्टॉल करके वापस आई। और आप ताजुब करेंगे कि वो फिर से सही हो गए और बिल्कुल सही रहे। लेकिन अभी लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद वो उनको इतना शॉक लगा कि वो भी चूँकि बराबर की उम्र के थे, तो अभी लास्ट ईयर वो भी नहीं रहे। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी या जो भी था, वो घर में कमरे में उन्होंने वो हीटर वगैरह चलाया हुआ था, सफोकेशन हुआ और वो नहीं रहे। तो कैंगन वाटर ने किन किन परिस्थितियों में काम किया, और मेरा ये था कि भाई किसी को लाभ पहुंचना चाहिए। मैं बहुत दूर दूर तक अपने गाड़ियों से पानी पहुंचाती हूँ, हालांकि मेरा खर्चा भी बहुत होता है, पर फिर भी मैं कहती हूँ अगर किसी को कुछ लाभ पहुंच सकता है तो पहुंचना चाहिए। और बस यही है कि अगर आप अपने काम में रेगुलर लगे रहते हैं, त्याग की भावना से, प्रेम की भावना से और दूसरों को लाभ पहुंचाने की भावना से, तो भगवान आपका लाभ अपने आप करता है। ईश्वर आपको अपने आप सब कुछ देता है। तो यही चल रहा है, हमारे कैंगन वाटर की थ्योरी यही है उसका। थैंक यू। बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपका आभार, धन्यवाद। और एक मेरा लास्ट सवाल आपसे, फिर हम हमारे सारी ऑडियंस के आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बातचीत रहेंगी। अगला पड़ाव कब? अब तो आप सीख भी चुके हैं, अब तो आपको नॉलेज भी हो चुकी है, इतना सारा आपने अर्जित भी किया है, इतनी सारी लोगों की दुआएं भी हैं, और आप कैंगन माता के रूप में भी हम लोग सब लोग आपको सम्मानित करते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज का भंडार, आपके पास सारी चीजें हैं इस वक्त, और आपने अच्छा खासा यहाँ से जो भी है, क्योंकि आप एक ऐसे पड़ाव पे हैं तो आप वेल्थ को उजागर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ, सब बढ़िया है, संपन्नता है। लेकिन अगला प्रमोशन कब? प्रेम जी, सबसे पहले तो टीम को यूनाइट करना है। सबसे पहले तो एक मीटिंग करनी है आपके साथ मिल करके कि हम सही ढंग से टीम वर्क कर पाएँ, क्योंकि अभी तक वही चल रहा है कि टीम वर्क उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है, जो भी वजह हो पता नहीं। लेकिन आगे से नए नए ढंग से अब सब कुछ नए सिरे से करना है प्रेम जी। मतलब अपने को झोंक तो देना है काम में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाना है, काम को आगे बढ़ाना है, और बिल्कुल अपने। फिर मेरा दोबारा से वही क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें सिस्टम का पार्ट है, टीम का पार्ट है, ये हम लोगों का पार्ट है। आपका नेक्स्ट पड़ाव कब? नेक्स्ट पड़ाव कब? क्योंकि फ्यूचर को कैसे देखेंगे? प्रेम जी, नए साल के अंदर अंदर करना है, वेरी गुड। अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर तक। कांग्रेचुलेशन। तो थैंक यू, आज आपसे बात करके बहुत 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 कुछ सीखने को